सेकंड चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। कल हमने एक इंट्रोडक्शन किया था और पूरे चैप्टर को रिवाइज किया था। आज हम इसकी जो है पहली टॉपिक, वैसे ये भी पीएमडीसी में है नहीं, पर फिर भी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है। पहली बात कि डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है और इसमें काम क्या किया गया था। सिंपल सिंपल सी बातें थोड़ा स्पीडी करते हैं क्योंकि ये है नहीं टॉपिक, फिर भी इसकी जो भी एरियाज है वो कवर कर लेते हैं। पहली बात ये कि इसमें जो काम था वो ये था कि गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास की जाए। जो ये काम था कि किससे, गैसेस से, कि गैस में इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास किया जाए, ये काम किया गया था किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब में। अब ये काम करते करते इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या डिस्कवर हो गया, कैथोड रेज, क्या डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके बाद एक्सरेज। ये सारी डिस्कवरीज जो हैं इसी में हुई थी। मतलब क्या था कि गैस में करंट पास कैसे किया गया और हो क्या गया कि कैथोड रेज भी डिस्कवर हो गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गए, प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गए, एक्सरेज भी डिस्कवर हो गए, और घर में हम जो मोबाइल स्क्रीन देखते हैं एलसीडी वो आ गई, एलईडी आ गई। ये सारे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की एप्लीकेशन थे। तो मकसद था कि गैस में करंट पास कैसे किया जाए। देखा यह गया कि नॉर्मली गैस में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता एट नॉर्मल प्रेशर। इवन हम बहुत ज्यादा वोल्टेज यूज कर लें फिर भी गैस में करंट पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गैस जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स पे कोई चार्जेस नहीं होती। करंट पास करने के लिए ये जरूरी है कि चार्जेस होनी चाहिए और मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, इस वजह से उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, फिर इसमें क्या किया गया ऐसा, इसमें क्या किया वो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो काम था कि गैस में करंट कैसे पास किया जाए, ये एक साइंटिस्ट था जर्मनी का, जर्मन इंस्ट्रूमेंट मेकर था, इसका नाम था हेनरिक गिट्सलर। अंग्रेज के नाम है, जो जैसे मर्जी है आप पढ़ लें। इसने ये काम शुरू किया था कि गैसेस में करंट कैसे पास करते हैं, और इसी ने ये जो क्रूक्स ट्यूब कहें, डिस्चार्ज ट्यूब कहें, कैथोड रेज ट्यूब कहें, कुछ भी कहें, ये इसी ने ही डिस्कवर की थी। ठीक है, उसको इसी काम को आगे जो बढ़ाया था वो विलियम क्रूक्स था। तो विलियम क्रूक्स ने 1879 में, हमें शायद पहले यही लगा था कि 69 है, पर नहीं, ये 79। तो 1879 में विलियम क्रूक्स ने क्या किया कि गैसेस में करंट पास करने के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब उठाई। अब डिस्चार्ज ट्यूब खुद क्या होती है, एक शीशे की ट्यूब होती है, छोटी सी ट्यूब होती है। इसमें अंदर ही अंदर दो इलेक्ट्रोड फिट किए होते हैं। इस साइड पे कैथोड होता है जहां से कैथोड रेज जनरेट होंगे, इस साइड पे एनोड होता है, और पीछे इनको डिटेक्ट करने के लिए एक स्क्रीन लगाई जाती है। उससे जैसे ही कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगे तो वहां पे शाइन प्रोड्यूस होती है। तो ये गिलास ट्यूब है जिसके अंदर दो फिट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी इसका क्या क्या करते हैं। कैथोड नॉर्मली जो है हम किसका लेते हैं, टंगस्टन का, टंगस्टन मेटल का। दूसरे भी लेते हैं पर ये ज्यादातर यूज होता है। जब आप टंगस्टन मेटल को इलेक्ट्रिकली हीट करेंगे, ये जो हम करंट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि इसको हीट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही टंगस्टन गर्म होगा तो इससे कैथोड रेज, या अभी कैथोड रेज उस वक्त कह रहे थे, अभी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, इन इलेक्ट्रॉन की जो एक्सीलरेशन है, इनकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उनको एक्सीलरेट करने के लिए भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो आइदर केस हमें हाई वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वो बैटरी से आएगा। और बैटरी के वोल्टेज उस टाइम जो थे कम से कम 5000 से लेके 10,000 वोल्ट तक थे। अब ये वोल्टेज डिक्रीज हो गए। अब ये एग्जैक्ट वोल्टेज कितने चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, ये कल मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी है, अंदर प्रेशर कितना है। जितना प्रेशर कम रखेंगे, लेंथ छोटी रखेंगे, तो ये वोल्टेजेस क्या होते जाएंगे, डिक्रीज। अब तो हमारे पास ये जो सेवर बल्ब जल रहा है, ये तो 220 वोल्टेज पे चल रहा है। ठीक है, तो अंदर प्रेशर क्या होगा, और कम होगा। तो जितना प्रेशर कम करेंगे, लेंथ ऑफ द ट्यूब डिक्रीज करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या चाहिए, हमें कम चाहिए, वोल्टेजेस कम चाहिए। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल, अच्छा प्रोसेस क्या होता है कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसको वैक्यूम से कनेक्ट करेंगे और इवेक्यूएशन करेंगे, यानी अंदर कुछ भी है, अगर एयर है या कुछ डस्ट है, जो भी है, पहले उसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। फिर हम एक प्योर गैस अंदर इन करेंगे, उसका प्रेशर एडजस्ट करने के लिए उसको वैक्यूम से कनेक्ट किया जाएगा। प्रेशर निकालने के लिए वैक्यूम पंप होती है। अब जैसे ही हम करंट पास करेंगे गैस अंदर फिल करके, अब गैस कोई भी हो सकती है, आप हीलियम यूज कर सकते हैं,
आप हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, आप सोडियम वेपर्स यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें इस क्या कहते हैं, इस डिस्चार्ज ट्यूब को आप करंट देंगे, तो ये जो कैथोड होगा, इससे जैसे इलेक्ट्रिक पावर मिलेगा तो ये गर्म होगा। टंगस्टन जो है जैसे ही गर्म होगा तो वो कैथोड रेज डिस्चार्ज करेगा। और अगेन अगर फर्दर उसको हम वोल्टेज देंगे, एक तो ये कि हमने क्या किया कि कैथोड रेज प्रोड्यूस किए, अब अगर उनको एक्सीलरेट भी करना है तो अगेन हमें यहाँ से पावर चाहिए, तो इन कैथोड रेज को एक्सीलरेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा जो है वोल्टेजेस चाहिए, तो ये करंट यहाँ से आएगा। अब जैसे ही कैथोड रेज यहाँ से बनेंगे, क्योंकि वैक्यूम है, बीच में कुछ नहीं है कि कैथोड रेज सीधे जाएंगे किसकी तरफ, टुवर्ड्स एनोड जाएंगे। अगर हमने अंदर कोई गैस फिल की हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपने हाइड्रोजन अंदर डाली हुई है, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन का प्रेशर ज्यादा है, कंडक्टिविटी के लिए एक चीज जरूरी है, एंड व्हाट दैट थिंग इज, चार्जेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चार्जेस। अब गैस तो न्यूट्रल होती है, तो अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, अगर गैस का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। जैसे ही कैथोड रे यहाँ से निकलेगा, इसके मुंह में आएगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इसको एक्सीलरेट करने के लिए। अब एक्सीलरेट होने के लिए थोड़ा मीडियम चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि कैथोड रे निकलेगा और बस स्पीड पकड़ेगा, ऐसा स्पीड पकड़ेगा, उसके लिए थोड़े उसे स्पेस चाहिए। तो जब आप प्रेशर कम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कम करने से क्या होगा कि यहाँ वैकेंसी डेवलप हो गई, एक यहाँ था, एक यहाँ है, तो इस कैथोड रे को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। इससे क्या करेगा, हाई वेलोसिटी से कोलाइड करेगा। जब फास्ट मूविंग कैथोड रे इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन निकल जाए, निकल जाए। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया था, यहाँ कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो अंदर क्या बन गया, अंदर बन गया पॉजिटिव गैस। तो गैस होगी अंदर आयनाइज, और आयनाइजेशन तब होगी जब प्रेशर कम हो। अगर हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा कि गैस यहाँ पे रश कर रही होगी, हर तरफ गैस ही गैस होगी, तो जैसे ही कैथोड रे प्रोड्यूस होगा उस वक्त स्ट्राइक करेगा, उस वक्त रुक जाएगा। यानी वो अपना जो असली काम है आयनाइजेशन वाला, वो नहीं कर पाएगा। जब तक गैस अंदर आयनाइज नहीं होगी, तब तक जो है इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। अब आयनाइजेशन के लिए क्या जरूरी है कि थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा मीडियम चाहिए, किसको, कैथोड रेज को, किसके लिए, एक्सीलरेट होने के लिए। जब फास्ट मूविंग कैथोड रे किसी गैस से अंदर टकराएगा, तो वही गैस को आयनाइज कर सकता है। तो जब प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस से करंट पास नहीं होगा, जब प्रेशर कम होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, तो कैथोड रेज को थोड़ा रास्ता मिल जाएगा एक्सीलरेट होने का। तो जैसे ही फास्ट मूविंग कैथोड रेज टकराएंगे तो करंट पास होगा। जब करंट पास होगा, ठीक है, सॉरी करंट पास नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि आयनाइजेशन। जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाएंगे, तो अब जो है इस गैस के मिक्सचर से करंट पास होगा। तो देखा क्या गया, इस एक्सपेरिमेंट से साबित क्या हुआ। अब 2 बातें हमने की हैं। पहली बात, पहले क्वेश्चन का आंसर देख कि टंगस्टन मेटल का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल टू जनरेट इलेक्ट्रॉन्स, और उनको एक्सीलरेट करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन जनरेट करने के लिए भी क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। कहां से आएगा, बैटरी से। और एंटर कहां से होगा, इलेक्ट्रिक करंट कैथोड से इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। जैसे ही टंगस्टन मेटल हीट होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिसको उस वक्त कैथोड रेज कह रहे थे। वो कैथोड रेज एक्सीलरेट होने के लिए क्या चाहिए, उनको थोड़ा स्पेस चाहिए, और वो कब मिल सकता है आपको, जब अंदर प्रेशर ट्यूब के ज्यादा हो या कम हो, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चंस के आंसर आपको अभी से आ गए, ठीक है। अब बात हुई कि जैसे ही गैस आयनाइज हुई, तो अंदर जो है वो रेडिएशन आ गए, भाई पॉजिटिव रेडिएशन, नेगेटिव भी, ठीक है। तो यहाँ पे इनको जो है, जो फ्लोरेसेंस मिली थी या जो चमक मिली थी, वो बिहाइंड एनोड मिली थी। यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई गई, इस स्क्रीन से जैसे ही कोई रेडिएशन स्ट्राइक करेगा, तो वहां पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होगी, शाइन प्रोड्यूस होगी। तो शाइन जो दिखाई दे रही थी, वो सिर्फ किस साइड पे दिखाई दे रही थी, बिहाइंड एनोड दिखाई दे रही थी, ठीक है। इस साइड जो है वो डार्क था, इस साइड यानी कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था, कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि भाई ये जो पॉजिटिव रेडिएशन होते हैं, इसका मास बहुत ज्यादा होता है, तो पेनिट्रेशन पावर क्या होगा, कम होगा। तो इस साइड पे अगर हम स्क्रीन लगा भी दें, तो ये यहाँ से कैथोड से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा, इस साइड से स्ट्राइक नहीं करेंगे। इस वजह से फिर क्या करना पड़ा था गोल्डस्टाइन को,
उसने कैथोड में होल्स बनाए थे, उसने कैथोड में क्या बनाए थे, होल्स बनाए थे। वहां से निकल के जो है आपको क्या डिस्कवर थे, पॉजिटिव रेज कहें, केनाल रेज कहें, कुछ भी कहें, ठीक है ना। तो अब देखा ये गया कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में गैस का प्रेशर बहुत ही कम करके हाई पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं, तो कुछ रेडिएशंस कहां से निकल रहे थे, कैथोड से। जा कहां रहे थे, टूवर्ड्स एनोड जा रहे थे, बिल्कुल सीधे सीधे, ना इधर ना उधर, बिल्कुल सीधे ट्रेवल करके टूवर्ड्स एनोड जा रहे थे। इन रेडिएशन को नाम दिया गया कौन सा, कैथोड रेज। क्यों दिया गया, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहे थे, ये कैथोड से ही अराइज हो रहे थे, इस वजह से इसका नाम जो है वो क्या रखा गया, कैथोड रेज। तो इस तरह से जो है कैथोड रेज डिस्कवर हुए थे। काम क्या था, अगेन पूछता हूं, काम था कि गैस से करंट कैसे पास किया जाए। कंक्लूजन क्या निकला कि गैस से हाई प्रेशर पे करंट पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब प्रेशर ज्यादा होगा तब कैथोड रेज गैस को आयनाइज नहीं कर पाएगा, एक्सीलरेट नहीं हो पाएगा। दो आंसर हो सकते हैं, एक तो कैथोड रेज एक्सीलरेट नहीं हो सकेंगे, जब वो एक्सीलरेट नहीं हो सकेंगे तो गैस को आयनाइज नहीं कर सकेंगे, जब वो आयनाइज नहीं कर सकेंगे तो अंदर आयंस नहीं बनेंगे, जब आयंस नहीं होंगे, चार्जेस ना होंगे तो करंट पास नहीं होगी। तो गैस में से करंट पास करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक, गैस का प्रेशर कम होना चाहिए, जब गैस का प्रेशर कम होगा तो कैथोड रेज एक्सीलरेट होंगे। एक्सीलरेटेड कैथोड रेज जो है जब अंदर वाली गैस से स्ट्राइक करेंगे तो उसको आयनाइज कर सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन अंदर गैस की फॉर्म में घूमते रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एनोड जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग गैस मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करते रहेंगे। पर शर्त ये है कि प्रेशर जो है लेस देन 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होना चाहिए, लेस देन 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, बल्कि 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। इससे प्रेशर अगर कम होगा तो गैस में करंट पास हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई बिलर नहीं बेटा, अपनी नेट सेट करो। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज पे। अगर बेटा मोबलिंग और क्या कहते हैं टेलीनार और यूफोन और जोम की नेट पे देखोगे तो बिलर ही बिलर दिखाई देगा। अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट है तो बिलर नहीं दिखाई देगा। दो बातें। प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे ही कैथोड रेज डिस्कवर हुए, मार्केट में साइंटिस्ट के लिए एक नया खिलौना आ गया, नई चीज आ गई, तो सारे साइंटिस्ट बढ़ गए इसकी प्रॉपर्टीज ढूंढने के लिए। बहुत से साइंटिस्ट थे, मैंने आपको कल 4-5 बताए थे, ठीक है। कुछ कौन था, विजर्ड, लेनर्ड था, पेरिन, मैक्सवेल, उसके बाद गोल्डस्टाइन, जे थॉमसन, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इसकी प्रॉपर्टीज पे काम करने के लिए लग गए धंधे पे। तो पहली जो प्रॉपर्टी जो सामने आई वो ये थी कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। इनके रास्ते में अगर हम कोई शार्प ऑब्जेक्ट रख दे, यानी ये कैथोड रेज है, कैथोड रेज इधर मूव कर रहे हैं, इसके रास्ते में हमने क्या किया कि एक शार्प ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये क्या करेंगे कि इसका शेडो बनाएंगे, और शेडो क्या होगा, शार्प शेडो। क्या होगा, शार्प शेडो। यहाँ पे देखें, अगर मेरा शेडो हाथ का अगर आपको दिखाई दे रहा है या इधर किधर दिखाई दे रहा है तो थोड़ा डल होगा, क्योंकि लाइट बिल्कुल स्कैटर हो गई। अब मैं थोड़ा सा आगे चल के अगर बिल्कुल सेवर के सामने खड़ा हो जाऊं तो एक शार्प शेडो बन जाएगा। अगर लाइट आपकी इधर उधर फैल रही है, अब इसका सिंपल और एग्जांपल लें, आप इसके ऊपर जो है गोल कवर लगा तो लाइट बिल्कुल सीधा ट्रेवल करेगी, स्कैटर कम होगी तो शेडो आपका क्या होगा, शार्प होगा। अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो लाइट टोटली स्कैटर हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, शेडो डल बनेगा। तो इनके रास्ते में अगर हम कोई ओपेक बॉडी यानी नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी रखते हैं तो ये उसका शार्प शेडो कास्ट करते हैं। अब ट्यूब ओपन है यानी लाइट इधर उधर ट्रेवल कर सकती है, और ये शार्प शेडो बना रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो बीम ऑफ कैथोड रेज है वो सीधी उस मटेरियल से स्ट्राइक कर रही है, इस वजह से उसका क्या बन रहा है, शार्प शेडो बन रहा है। तो ये जो पहला रिजल्ट था कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये इस बात से प्रूव हुआ कि जब इनके रास्ते में कोई हम नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी रखते हैं, ओपेक बॉडी रखते हैं, तो क्या होगा कि ये उनका शार्प शेडो बनाएंगे। इससे दो चीजें साबित होती हैं। एक क्या कि दे आर लाइट पार्टिकल्स, कि इनमें रोशनी मौजूद है, ठीक है। दूसरी बात क्या कि ये मूव करते हैं, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, और दे आर मटेरियल पार्टिकल्स, क्योंकि उससे ट्राई करें तभी जाके उसका क्या बनना है, शेडो बनना है, ठीक है। तो आगे भी एक रिजल्ट उससे पता चलेगा। नंबर 2 ये है
The cathode rays cause mechanical motion of small pin wheel या pedal wheel placed in their path. अगर हम इसके रास्ते में क्या करते हैं कि एक छोटा सा व्हील लगा लेते हैं, तो ये जैसे ही इसे टकराएंगे तो व्हील रोटेट होगा। अब ये बल्ब जल रहा है, बल्ब के सामने अगर आप कुछ चीज रखते हैं, कोई छोटा सा वो जो सोलर वाला छोटा पंखा होता है वो रखते हैं, तो क्या वो रोटेट होगा? नहीं होगा। पर कैथोड रेस के रास्ते में जब हम ये छोटा सा क्या कहते हैं व्हील रख रहे हैं, तो व्हील क्या होता है? रोटेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें रोशनी है, इन्होंने क्या किया? शेडो कास्ट किया। पर इनके पास मास और वेलोसिटी यानी मोमेंटम भी है, ये मटेरियल पार्टिकल हैं, तो उस मास और वेलोसिटी से जब ये व्हील से स्ट्राइक करते हैं तभी व्हील क्या होता है? रोटेट होता है। अगर ये मासलेस होते, अगर ये खाली प्रोटॉन्स होते, लाइट एनर्जी होते, तो फिर व्हील रोटेट ना करता। तो इस एक्सपेरिमेंट से दो चीजें वाज़ेह हैं कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये रेस्ट में नहीं होते, ये मोशन में है। और दूसरी बात कि ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं, जैसे ही किस बॉडी से स्ट्राइक करेंगे तो ये व्हील रोटेट करा। इसका मतलब ये कि व्हील को धक्का लग रहा है, धक्का लग रहा है यानी इसके पास क्या है? एक अपना मास भी है और एनर्जी भी है और वेलोसिटी भी है, जिसकी वजह से ये व्हील क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो कैथोड रेज cause mechanical motion of small wheel placed in their path, thus they possess kinetic energy and they must be material particle, कि ये जरूर मटेरियल पार्टिकल होंगे। एक और चीज भी है कि जिस भी चीज से कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगे वो पार्ट उस बॉडी का गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा मतलब क्या हुआ कि इनके पास एनर्जी स्टोर थी, वो एनर्जी जैसे ही उस बॉडी से टकराएंगे उसमें क्या होगी? ट्रांसफर होगी। तो बॉडी का वो पार्ट क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। अगर आपके पास पुरानी टीवी है, टेलीविजन है, ठीक है, स्क्रीन को हाथ लगाएं थोड़ी सी गर्म होती है। अगर आपके पास एनर्जी सेवर है, उसको हाथ लगाएं थोड़ा सा गर्म होता है। तो ये सारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल है। तो क्या होता है कि कैथोड रेज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहे हैं बल्ब में, बार बार स्ट्राइक करें किससे? वॉल्स ऑफ द गिलास, इससे बल्ब से। उससे क्या हो रहा है कि उसमें उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है। बल्ब क्या होता है? गर्म होता है। बल्ब क्या होता है? गर्म होता है। तो they make object hard to which they collide, it means कि they possess kinetic energy। और दूसरी बात ये मूव भी कर रहे हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो है ये मोमेंटम है, इससे भी जाहिर होता है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। और असली बात कि जब ये किसी पार्टिकल ऑब्जेक्ट से कोलाइड करेंगे तो उसमें अपनी एनर्जी क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। उससे वो बॉडी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो या इससे क्या पता चलता है कि दे हैव व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। तो उसके बाद है they produce fluorescence glow when they strike with glass wall of the discharge tube। कि अगर यहाँ पे हम फ्लोरिसेंस स्क्रीन लगा दें, विदाउट दैट स्क्रीन ऐसा नहीं है कि आपको कैथोड रेज जो है वो दिखाई देंगे। यानी अगर आप कैथोड रेज को देखना चाहते हैं, आई को ये इनविजिबल होते हैं, पर अगर आप फ्लोरिसेंस स्क्रीन लगाते हैं तो जैसे उस पर स्ट्राइक करेंगे तो आपको पता चलता है वहां पे ग्लो प्रोड्यूस हो। तो ये ग्लो जो है तब प्रोड्यूस हो सकता है जब आप स्क्रीन लगाओ। हाँ, एक दो किस्म के ग्लो, एक आपको बिहाइंड ए नोड मिलेगा, दूसरा आपको इनसाइड द ट्यूब मिलेगा। अब इन दोनों में फर्क है। अब देखें, अगर आप हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है? तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो क्या खाली टंगस्टन ही गर्म होगा, अंदर गैस गर्म नहीं होगी? तो वो गैस भी आयनाइज हो सकती है। अब गैस आयनाइज करने के दो तरीके हैं, या तो कैथोड रेज टकराएं या फिर इतनी एनर्जी होनी चाहिए यानी गैस आयनाइज हो जाए। क्या हो जाए? यानी उसके आईपी जितनी एनर्जी हो। तो जब गैस अंदर आयनाइज होगी, जब गैस क्या होगी? आयनाइज होगी। अब कुछ गैस, कुछ इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, कुछ थोड़ी एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेंगे वो निकल तो नहीं पाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होगी। क्या होगी? मतलब कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, लोअर शेल से कहां जंप करेंगे? हायर में। हायर में जाके अब आयनाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो प्रोटॉन से रिलीज करेंगे। तो अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में सोडियम गैस फिल करते हैं तो आपको अंदर येलो कलर से ट्यूब फिल हो जाएगी। अगर आप हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं तो ट्यूब जो है वो ब्लू कलर से फिल हो जाएगी। तो हर गैस का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। जब आप उसको डिस्चार्ज ट्यूब में डालते हैं तो वो ग्लो या कलर प्रोड्यूस करती है। ये जो ग्लो की बात कर रहा है ये वो ग्लो नहीं है जो गैस प्रोड्यूस करेगी। ये वो ग्लो है जब कैथोड रेज जाके साइड ऑफ द ट्यूब से टकराएंगे तो वहां पे एक स्क्रीन लगी होगी, उससे स्ट्राइक करके वो क्या करेंगे? ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। नंबर 4, the heat up of metal foil incidence which is
पिंज ये क्या होता है? ये वही बात है कि जिससे ये टकराएंगे या जिसमें ये क्या हो जाएंगे, क्या कहते हैं, पेनिट्रेट हो जाएंगे, उधर अपनी एनर्जी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो ये उस ऑब्जेक्ट को हार्ड करेंगे। ये रिजल्ट है किस चीज का? काइनेटिक। नंबर 5 पे आते हैं। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स-रेज व्हेन दे स्ट्राइक विद मेटल टारगेट। हमने पढ़ा था कल शॉर्ट इंट्रोडक्शन में कि अगर हम इसी डिस्चार्ज ट्यूब में अगर एनोड जो है वो थिक यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? थिक। थिक एनोड को क्या कहते हैं? टारगेट मटेरियल। अगर हम थिक एनोड यूज करते हैं तो ये कैथोड रेज आके इधर स्ट्रेट क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। जैसे ये फंस जाएंगे तो इनके पास जो एनर्जी है वो इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन क्या करेंगे? लॉस करेंगे। ये एक्स-रेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट चीज ये है कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इन अ वे इंडिकेटिंग। अब ये क्या चीज है कि अगर आप खाली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक साइड पे पॉजिटिव एंड है, दूसरी साइड पे नेगेटिव एंड है, तो ये जो कैथोड रेज हैं ये डिफ्लेक्ट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। अब यहां से ये कंफर्म होता है कि ये नेगेटिवली चार्ज, ये क्या है? और दूसरी बात कि इनको इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट करती है। अब इनका जो डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन है या एक्सटेंट ऑफ रिफ्लेक्शन है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर है, अच्छा पहले बराबर को नहीं अनइक्वल को समझें। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रांग है तो डिफ्लेक्शन होगी टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, डिफ्लेक्शन कहां होगी? टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो डिफ्लेक्शन होगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये फिर कहां जाएंगे? नेगेटिव पोल की तरफ जाएंगे, क्योंकि मैग्नेट इनको क्या करेगा? फोर्स करेगा पॉजिटिव एंड नहीं, कहां भेजेगा? इसको नेगेटिव एंड पे। अगर दोनों की अप्लाइड फील्ड सेम है तो फिर ये सीधी लाइन में ट्रेवल करेंगे, फिर क्या करेंगे? सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज कि आपके कैथोड रेज नेगेटिव पॉजिटिव पे क्या करते हैं? डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर पॉइंट ए पे जा रहे हैं और पॉइंट बी पे जा रहे हैं, पॉइंट सी पे जा रहे हैं, मुझे बताएं पॉइंट बी पे कौन लेके जाएगा? इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट? इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो सी की तरफ कब आएंगे? इलेक्ट्रिकल इज स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक। और ए की तरफ कब जाएंगे? when the both applied fields have equal strength। अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम है तो यानी इसका जो डायरेक्शन है कहां जाएंगे और जो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन है या डिफ्लेक्शन है वो हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। एक और प्रॉपर्टी, इनका जो E/M रेशियो है, इनका जो E/M रेशियो है जे थॉमसन ने फाइंड किया था। E फॉर क्या होता है? चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम। अगर किलोग्राम में देखेंगे तो आई थिंक ये वैल्यू आता है 1.7 इंटू 10 टू पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। यही है, कूलम पर किलोग्राम। तो ये जो चार्ज टू मास रेशो था, ये जो क्या कहते हैं चार्ज टू मास रेशो जो फाइंड किया था वो जे थॉमसन ने किया। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी है ये फुलिकन ने आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया था। साइंटिस्ट का नाम था मुलिकान, इसने। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कैथोड रेज। और दूसरी बात के इनको इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया, कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया, इसके लिए पीछे आते हैं। जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने एक जो रेजिडुअल गैस है, अंदर जो गैस फिल हो रही है, ये गैस जो है ये चेंज करके देखी, हाइड्रोजन डाल के देखी, हीलियम डाल के देखी, सोडियम डाल के देखा। उसके बाद ये जो कैथोड है टंगस्टन, आयरन भी यूज किया, एनोड को जो है भाई सिल्वर यूज किया, कॉपर यूज किया, और अंदर जो ग्लास मटेरियल है इसको भी चेंज करके देखा, ग्लास मटेरियल भी चेंज करके देखा। बट एवरी चेंज, जितनी भी चेंजेस उसने की थी, उसने कैथोड रेज को प्रोड्यूस होने से नहीं रोका। यानी कैथोड रेज बनते गए और सब कैथोड रेज का जो E/M रेशियो था वो सेम था। यानी हमने
अंदर रेजिडुअल गैस चेंज करके देखी, हमने गिलास मटेरियल चेंज करके देखा, हमने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड चेंज करके देखा, पर किसी भी चेंज का कैथोड रेज की प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। या अदर वर्ड, उन यानी जो भी कैथोड रेज बन रहा था किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन पे, किसी भी गैस के साथ, उसका ई अपॉन एम रेशो क्या था? सेम था। ई अपॉन रेशो क्या था? सेम था। इससे क्या साबित होता है कि कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहने दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एवरी मैटर। हर मेटल में मौजूद है, क्योंकि जो भी गैस हम यूज कर रहे हैं वो कैथोड रेज दे रही है, यानी उससे कैथोड रेज निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर जो आपकी गैस है उसके अंदर कैथोड रेज एक नेसेसरी एक्सेसरी है या पार्ट है, और उसमें जरूर होता है। तो यहाँ से एक चीज साबित हुई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है और वो हर एटम में मौजूद होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो फिर हम गोल्डस्टाइन की तकरीर करें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसको कल ब्रीफ कर लिया था हमने, फिर भी एक नजर। अब आते हैं कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए अब देखें, जैसे ही कैथोड रेज डिस्कवर हुए तो इलेक्ट्रॉन कहते रहे, पर पता नहीं चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन है क्या, या ये बाकी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। इतना क्लियर हो चुका था कि हर गैस से, हर एटम से कैथोड रेज निकलते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर मौजूद है। तो साइंटिस्ट एक और बात समझ गए कि जरूर पॉजिटिव चार्ज भी एटम में होगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होगी, तभी एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इसी काम में लग गया अभी गोल्डस्टाइन और कुछ और साइंटिस्ट थे। तो यूजिन गोल्डस्टाइन ने क्या देखा कि जब हम, अब ये देखें कैथोड में क्या चीज है? होल है, परफोरेशन, ठीक है। तो जब हम कैथोड में क्या लगाएंगे? परफोरेटेड कैथोड यूज करेंगे। परफोरेटेड कैथोड यानी हैविंग फाइन होल्स के लिए, यानी छोटे छोटे सुराख हो, फाइन होल्स, और इनको कैनाल्स भी कहते हैं। तो इसने क्या किया कि इस साइड पे फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगाई, इस साइड पे कुछ नहीं लगाया, ठीक है। तो स्क्रीन नहीं लगाई तो इस साइड पे ग्लो नहीं होगा, यहाँ पे आपको ग्लो दिखाई दे रहा है। हुआ क्या कि इसने एक ही चीज की थी, एंड व्हाट इज दैट चीज? चीज ये थी कि इसने कैथोड जो है वो परफोरेटेड यूज किया था। इस कैथोड में फाइन होल्स थे। कैथोड में क्या था? फाइन होल्स थे, ठीक है। अब जैसे ही इसने करंट पास किया तो इसने देखा कि कैथोड के बिहाइंड, अब ये चीज जो है आपकी क्या चीज है? कैथोड। और ये इस साइड पे क्या चीज है? एनोड है, ठीक है। तो कैथोड की साइड पे इसने स्क्रीन लगाई तो इसको ग्लो भी किस साइड पे मिला? अगर इस साइड पे स्क्रीन लगाता दोनों साइड पे ग्लो मिलता। इसने खाली कहां लगाई? स्क्रीन साइड पे। इसको क्रूक्स ट्यूब की और इस ट्यूब में फर्क क्या है कि उसको जो ग्लो मिला था वो बिहाइंड एनोड मिला था, इसको जो ग्लो मिल रहा है बिहाइंड कैथोड मिल रहा है। तो उसको कैथोड के बिहाइंड ग्लो क्यों नहीं मिला था? क्योंकि पॉजिटिव रेज जो है उनका पेनिट्रेशन पावर कम होता है। उनका पेनिट्रेशन पावर, यानी इस थिकनेस से, मेटल की थिकनेस से वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते। इस वजह से इस साइड पे जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी उससे स्ट्राइक नहीं कर पाए। अब इसने क्या किया कि उसका सॉल्यूशन क्या किया कि इसने होल्स बना दिए। तो होल्स में तो गुजर सकते हैं ना, चले मेटल की शीट में ये पेनिट्रेट नहीं कर सकते, पर इस शीट में मौजूद होल से वो इजीली क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं। तो इसने कहा कि अंदर जो है दोनों किस्म के रेडिएशन मौजूद हैं, कैथोड रेज भी हैं, कैथोड रेज भी हैं और कैनाल रेज भी हैं। गलती से भी इनको एनोड रेज ना कहें, एनोड रेज नहीं होते, ठीक है। एनोड रेज आप एक्सरेज को जरूर कह सकते हैं क्योंकि वो एनोड से निकलते हैं, ठीक है, वो एनोड से प्रोड्यूस होते हैं, ये एनोड से नहीं आते। कैथोड रेज को कैथोड रेज इसलिए कहा गया था क्योंकि वो जनरेट ही कैथोड पे होते हैं। अब ये जो रेडिएशंस हैं, पॉजिटिव रेडिएशंस, ये एनोड से नहीं आते। अंदर जो हमने गैस आयनाइज, अंदर जो गैस हमने फिल किया है उसको ये फास्ट मूविंग कैथोड रेज क्या करेंगे? आयनाइज करेंगे। तो ये पॉजिटिव रेज कैसे बनते हैं कि हमने, फॉर एग्जांपल, कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, इसके पास मौजूद है एक इलेक्ट्रॉन। अब फास्ट मूविंग जो कैथोड रेज है, कैथोड रे आया, एक्सीलरेटेड कैथोड रे आया, इससे टकराया,
इसको निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिटिव रेडिएशन बन गया, ठीक है, एक क्या बन गया, पॉजिटिव रेडिएशन। तो इसको इसी तरह से अंदर जो गैस है वो आयनाइज होगी, अंदर गैस आयनाइज होगी, उससे बनेगा आपका कौन सा रे, पॉजिटिव रे, ठीक है। पॉजिटिव रे बन गए की प्रॉपर्टी क्या होगी, बाकी जिसमें कुछ है ही नहीं चेंज, वही डिस्चार्ज ट्यूब, वही आपका ये बैटरी, वही इलेक्ट्रोड्स अंदर, वही वैक्यूम पंप, सवा एक चीज एक चेंज के, दैट इज व्हाट परफोरेटेड कैथोड। करंट पास करेंगे, इसको जो है क्या मिला, इसको दोनों साइड से ग्लो मिलेगा, अगर ये दोनों साइड से फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करता, यूज करता, और इसलिए एक ही साइड पे की, इस साइड पे। तो आते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज की बात करें तो नंबर पहली बात, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, पर इनका जो डायरेक्शन होगा, अगर कैथोड रेज इधर जा रहे हैं, वो टुवर्ड्स एनोड जा रहे हैं, पॉजिटिव रेज टुवर्ड्स किधर आएंगे, कैथोड, यानी ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, पर डायरेक्शन अपोजिट होता है। इनका डायरेक्शन किधर होगा, अगर एनोड इस साइड पे है तो कैथोड रेज इधर जाएंगे, अगर कैथोड इस साइड पे है तो आपके पॉजिटिव रेज टुवर्ड्स पॉजिटिव रेज जाएंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाला सेम हिसाब किताब, ठीक है, कि ये कहीं पे भी हम इनको ट्रेवल करा सकते हैं। दूसरी बात, दे आर रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इंडिकेटिंग दैट दे आर पॉजिटिव चार्ज, कि जब आप खाली इलेक्ट्रिकल फील्ड यूज करेंगे तो ये कहां रिफ्लेक्ट होंगे, टुवर्ड नेगेटिव और टुवर्ड पॉजिटिव, टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, तो ये कहता है कि इस पे पॉजिटिव। और इनका जो चार्ज टू मास रेशियो है, अच्छा एक बात कैथोड रेज में रह गई, आप, अच्छा हमने की थी, बल्कि आप कोई भी गैस अंदर फिल करेंगे तो उसका जो चार्ज टू मास रेशियो होता है वो सेम होता है, चेंज नहीं होता। पर इन केस ऑफ पॉजिटिव रेडिएशन, चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। ऐसा क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव रे बनता कैसे है, आयनाइजेशन से बनता है। किससे बनता है, आयनाइजेशन से। तो अगर हाइड्रोजन गैस आयनाइज होती है तो भाई चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, कि आप चार्ज इलेक्ट्रॉन की डिवाइडेड बाय मास, इसका 1 है, मास क्या है, 1 है। अगर आपने सोडियम यूज किया था तो सोडियम आयन बना, अब सोडियम आयन और इस पे चार्ज तो एक ही है, तो इसका मास तो 23 है, तो चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, चेंज होता है, चार्ज टू मास रेशियो चेंज होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन का, हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन का सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो होगा। और प्रोटॉन आपको कौन देगा, प्रोटॉन का नाम किसने रखा था, प्रोटॉन का नाम रखा था रदरफोर्ड, प्रोटॉन का नाम किसने रखा था, रदरफोर्ड। कहां से लिया था, कल मैंने आपको बताया था, वही प्रोटीन वाला वर्ड, ठीक है, कि सबसे हल्के में हल्का पहले नंबर पे जो पॉजिटिव रेडिएशन मिलेगा वो हाइड्रोजन गैस की, यानी हाइड्रोजन आयन से निकलने वाला प्रोटॉन भी पॉजिटिव रे है, और दूसरी जो भी गैस आप फिल करेंगे वो भी पॉजिटिव रे देंगे, पर प्रोटॉन आपको एक ही गैस देगी, प्रोटॉन आपको एक ही गैस देगी। कौन सी गैस देगी, कौन सी गैस देगी बेटा, प्रोटॉन, प्रोटॉन आपको कौन सी गैस देगी, अगर कोई होश में है, हाइड्रोजन देगी, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद दे पजेस मास many times द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका मास जो है ये है 0.0005 एम, इसका इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का जो मास है वो है अराउंड 1.0073 एम। तो अगर आप इसका रेशो लेंगे तो आपको अराउंड 1830s में या 1840s में एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली बुकिश वैल्यू होता है कि दे आर 1836 और 7 टाइम्स हेवियर और लाइटर देन, यानी प्रोटॉन जो हेवियर देन होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लाइटर देन होगा, ठीक है। और दे कैन फ्लोरेसेंस इन जिंक सल्फाइड प्लेट, यानी अगर आप जिंक सल्फाइड की प्लेट इसके रास्ते में रखते हैं जो कि फोटोग्राफिक फिल्म है, जैसे उसे टकराएंगे वहां पे स्पॉट बनेंगे। स्पॉट बनने से क्या जाहिर होता है कि ये लाइट पार्टिकल्स, ये क्या चीज है, लाइट पार्टिकल्स है, इनमें रोशनी मौजूद है, तभी वो फ्लोरेसेंस क्या करें, प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो ये आज के लिए काफी है, इसको इधर सेव करके पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। कल हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और कल हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और बोर थ्योरी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है बेटा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, ये इस पीछे में कुछ भी नहीं है, यही है जो पेजेस आपने देखे।